पाकिस्तान अमन का फातह इस्लामाबाद में दुनिया के अमन की मेज़ सज गई। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संग मील होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन में सहूलत कारी जारी रखने का अज़्म। मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान बड़ी मुज़ाकराती बैठक। अमरीका और ईरान के आला सतह वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वफ़द का हिस्सा। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द में शामिल। बड़ी तादाद में खाली ऑयल टैंकर्स अमेरिका की जानिब रवाना हो गए। ये जहाज अमेरिका पहुंचकर तेल और गैस लोड करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमेरिका के पास अगली 2 बड़ी ऑयल मशरतों से भी ज्यादा तेल है। एक बयान में ट्रंप ने कहा, अब नाए हरमुज़ बहुत जल्द और मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। खैर सगाली के तौर पर आए, अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा, अमरीका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, अमरीका फोर्स के नुमाइंदों से मुज़ाकरात हुए तो फ़ायदेमंद मुआहदा मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ेंगे। इस्लामाबाद अमन कोशिशों का मरकज बन गया। इस्लामाबाद एक गैर कानूनी जंग के खात्मे का मेज़बान है। ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का एक्स पर पैगाम। कहा कि जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ सरीह जुर्म है। जंग ने दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, ये एक अहम बात है कि जंगबंदी नाफिज हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों में बमबारी रुक गई। अब 2 बड़े फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका और लेबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल का पहला राब्ता। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे। लेबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रज़ामंद हो गए। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में मंगल को होगी। इसराइल की लेबनान में जारी 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। लेबनान में बुध को होने वाले हमलों में शहदा की तादाद 357 हो गई। 1223 जख्मी हुए। 2 मार्च से अब तक 1953 शहरी जाँ बहक हो चुके। 6303 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का हिरासती मरकज के करीब इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलास 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में मुनक़िद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय। पाकिस्तान अमन का फातह। अमन के लिए दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की
मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक थे। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों वफूद की जानिब से तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बातचीत खत्ते में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी का किरदार जारी रखने का ख्वाह है। ईरानी वफ्द में ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। तो अमन के लिए दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और इस्लामाबाद में हम मुलाकातें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक अहम मीटिंग हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक थे, जबकि अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की है। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने दोनों वफूद की जानिब से तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये बातचीत खित्ते में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी का किरदार जारी रखने का ख्वाह भी है और ईरानी वफ्द में स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। तो आपको बताएं कि इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद टॉक्स पर हैं, इनका क्या नतीजा निकलेगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये कहा गया है कि ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि वो ईरान अमरीकी मुज़ाकरात में ईरानी स्पीकर कालिबाफ की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं और दोनों ही जानिब से ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये मुज़ाकरात हैं इनका जो नतीजा है वो पॉजिटिव हो और ये तमाम दुनिया के लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। तो इस वक्त जो तमाम नज़रें हैं वो इस्लामाबाद टॉक्स पर हैं और यकीनन ये इस वक्त खत्ते की इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीज़ फायर है वो परमानेंट हो और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है। और इस एलामिये में भी ये बताया गया है कि मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हैं। ये डेलीगेशन है और इसकी जानिब से पीएम की मुलाकात भी हुई है। तो अपनी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिन टॉक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तमाम नज़रें दुनिया भर की उसी पर हैं और हम भी फिर अपडेट ले लेते हैं खालिद महमूद साहब से जो कि उधर मौजूद हैं। खालिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो बहस होगी जिन नकात के ऊपर उसमें आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक या ईरान का जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक या इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं इस पर एक काफ़ी कंटेस्टेड डिबेट होगी और इस पर खालिद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आमिर साहब, ये जो बात हो रही है हुर्मस के हवाले से और सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट कहा जा रहा है वो हिज़्बुल्लाह के हवाले से है, क्योंकि ट्यूसडे के रोज़ ये ऐलान भी हुआ कि वाशिंगटन डीसी में जो डिस्कशन होगी इज़राइल भी टेबल पर बैठने को आमादा हो रहा है, इस पर भी अमेरिका की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में आपका भी यही ख्याल है, क्योंकि आप थॉरली फॉलो करते आए हैं इस सारी डिस्कशन को, कि जो मुश्किल नकात होंगे अग्री करने के लिए दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो यही हो सकता है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि हूतीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, इराकी मिलिशिया है, हमास है, इस पर हमले ना किए जाएं। ईरान खड़ा रहेगा इस पर, आपको लगता है, या कुछ ना कुछ कंसेशन लेने में यूएस डेलीगेशन कामयाब हो सकता है? देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा यूएस कह रहा है ना कि वो प्रॉक्सियों की तो बंद करने की बात हो ही रही है, लेकिन ईरान सबसे बड़ी जो बात कर रहा है वो कर रहा है लेबनान के ऊपर जो इसराइल ने हमले शुरू किए हुए हैं। तो वो उनकी बात है और उनके अपने जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, सबसे पहले $6 अरब जो कतर में हैं, वो उनका मुतालबा कर रहा है। अब कंसेशन दोनों को देनी पड़ेंगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि टॉक्स में कोई ये नहीं हुआ कि कोई एक नीचे लग गया और एक दूसरा कोई ऊपर चढ़ गया। चूँकि दोनों को पाकिस्तान ने और अपने दोस्तों के साथ मिल के जिस एतमाद के साथ यहाँ पे बुलाया मेज़बानी में अपनी, तो उसके अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए आगे चल के कोशिश यही है कि एक ऐलान इस्लामाबाद हो जाए और फिर बाद में कमेटियाँ बन जाएँ और मिलते रहें और बात करते रहें और आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाए और कुछ ईरान को मिले बदले में, क्योंकि ईरान ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान ने रेजिस्टेंस तो शो किया ना कि खाली आपने हुर्मुज़ खोल दिया और आप उन अपनी प्रॉक्सियों के जरिए, अब इसराइल एक किस्म की अमरीकी प्रॉक्सी बन गया, कभी अमरीका उसकी प्रॉक्सी बन जाता है कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया और इसराइल ने उधर लबनान में नया महाज खोल दिया, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के लिए तो वो अपने काम पे लगे हुए हैं ना। तो ये वो मुतालबात हैं जिन पे कम से कम गुफ्तगू हो रही है हमारी। बिल्कुल, इस पे आमिर साहब, इसके अलावा
یہ جو ساری ڈسکشن ہے، ایک جو اہم نقطہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی سے متعلق ہی ہمیشہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بڑے انپریڈکٹیبل رہے ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی طرح، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف چلے جائیں گے. اپنے ہی جو اتحادی ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے انسٹیگیٹ کر دیا، گرین لینڈ پہ قابض ہونے کی بات کر دی. تو یہاں آ کر آپ کو لگتا ہے ایک بڑا چیلنج یہی ہے کہ امریکن گارنٹی کون دے گا؟ چلیں ایران کے حوالے سے ہم چین کو کہہ سکتے ہیں گارنٹر، کیونکہ چین کا بہت بڑا لیوریج ہے ایران کے اوپر، وہ تیل لیتا ہے وہاں سے، ملٹری ہارڈ ویئر ان کو پرووائڈ کرتا ہے. لیکن امریکن گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ سیکیورٹی کونسل سے آئے گی، کہیں اور سے آئے گی؟ اس پر بھی کوئی بحث ہو سکتی ہے؟ جی عامر صاحب. جی سوری، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا ہوں. جی عامر صاحب، میں پوچھ رہا ہوں امریکن گارنٹی کا جو سوال ہے وہ بڑا کروشل ہے کہ وہ کہاں سے آئے گی؟ ایران نے جس طرح سے ابھی کلیم بھی کیا ان ٹاکس کے شروع ہونے سے پہلے کہ اعتماد ہمیں نہیں ہے، ہم خیر سگالی کے لیے ایک جیسچر دکھائیں گے یہاں پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں، جب ٹاکس ہو رہی ہیں اور اس میں پوری دنیا کی خواہش بھی ہے، ظاہر ہے پھر اگر یا تو یہ ہو جائے نا کہ جی ایران بیٹھ گیا تھا اور امریکہ پھر اس کو اور پریشر میں لے کے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایران نے ریزسٹنس شو کیا ہے، اس کی بنیاد پہ دیکھیں نا صدر ٹرمپ 38 ڈیز جا کے لڑتے رہے. ان کا خیال تھا، جو ان کو بتایا گیا تھا کہ 4-5 دن میں رجیم چینج ہو جائے گا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اظہار کیا کہ ہم نے تو اسلحہ بھی دیا تھا کردوں کو، اور پتہ چلا کہ وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکا ایران کے اندر. پہلے وہ ڈالر کی اوپر ایک لڑائی کرائی گئی، پھر یہ ہوا، دھمکیاں لگائی. صدر ٹرمپ نے دنیا کی ہر دھمکی ایران کو دے کے دیکھ لی، تو ایران تو ٹس سے مس نہیں ہوا نا. انہوں نے اپنے بنیادی مطالبات پہ قائم رہے ہیں. اب جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ہم نے انگیج کیا دونوں ممالک کو کہ اس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ چکا ہوا ہے، اور ایک تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی تھی جب عرب بھی جواباً ڈائریکٹ حملہ کرتے تہران کے اوپر، اور پھر اس کے اندر چائنا رشیا بیک گراؤنڈ میں موجود تھے. ویسے تو رشیا کو تھوڑا سا فائدہ ہی ہوا کہ ان کا آئل زیادہ بکنے لگ گیا تھا، ان کی اوپر پابندیوں کو ختم کیا گیا تھا کہ آپ باقی لوگوں کو، بھارت کو بھی ایون کہا تھا کہ آپ لے لیں ان سے. لیکن سب یہ چاہتے ہیں کہ انگیج یہ کرنا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کو، کیونکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہ رہے ہیں. تو ایران نے جس طریقے سے وہاں پہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ٹیریٹری میں ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کا پہرا دیا اور امریکی بحری بیڑوں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، ایک نہیں کئی دفعہ کیا. تو جو گارنٹی ہے وہ یہی ہے کہ ایران کمزور نہیں پڑا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر آپ کو یہ پائیدار بات کرنی ہوگی، اور وہ چیزیں جس میں اسرائیل کو روکنا ہے اور اساس منجمد جو ہیں وہ روکنا ہے، اور وہاں پہ جو ڈیمیج وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا آپ نے نقصان کیا اس کو پورا کریں. تو پھر اگر امریکہ اس کے اندر آئے گا، اور بار بار صدر ٹرمپ کی کئی دفعہ یہ آئی کہ بالکل ہم تیار ہیں، اگر وہ تیار ہیں. جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا کہ اگر 3 پوائنٹس پہ ایشو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے لیے وہ اسلام آباد بھی آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ جب ایک تو وہ تھا مسئلہ جیسے وہاں پہ عمان میں ہوا، اور وہ یورینیم کی افزودگی کو ختم کرنے اور کم کرنے تک پہ ایران آ گیا تھا، صحیح، لیکن حملہ ہو گیا. اچھا وہ تو پھر مت ٹوٹ گئی نا ایران کی اوپر، جو امریکہ بنا کے آیا تھا کہ 3-4 دن میں ہم سب کچھ کر لیں گے. تو وہ جو ہوتا ہے نا ایک بھرم سپر پاور کا، وہ بھی ختم ہو گیا نا اس حملے میں. 38 دن میں آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے آپ نے تباہی کی، بے پناہ تباہی کی ایران کے اندر، لیکن ایران کے میزائل کا سٹاکس تو ختم نہیں ہوا، وہ تو چلتا رہا ہے نا. وہ امریکی اڈوں پہ بھی چلا گیا، اتحادی ممالک پہ بھی گیا. تو یہی وہ ڈیٹرنس ہے جو ایران کے پاس موجود ہے آبنائے ہرمز، اور اس کی اپنی جو استعداد ہے میزائل کی، جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا استعمال ہے، اور بڑی ٹھیک ٹھاک تاک کے ان کے نشانے بھی لگے. لوگوں نے کہا نہیں جی اس میں تو چائنا آ گیا، اس میں تو رشیا آ رہا ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے. تو جو بھی بتا رہا ہے تو اس نے امریکہ کو تو پریشان کیا نا کہ وہ 3-4 دن میں یا 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں اپنا ہدف نہیں حاصل کر سکا. اس کے نتیجے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی بڑی طاقت ایک جنگ میں ڈومینیٹ کر رہی ہو، جیت رہی ہو، اور اس کے باوجود وہ ٹیبل پر بیٹھ جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا صرف تب ہوتا ہے جب وہ کمزور پڑ جائے. خالد محمود صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب، ایک اور اہم اینگل وہ یہ ہے کہ جو میسیجنگ انڈیا کو جا رہی ہے وہ کتنی کروشل ہے. کافی دل جلائے ہیں وہاں پر بھی ہم نے اس سب سے، کیونکہ ساری دنیا کی نظریں جب اسلام آباد کی طرف ہوں گی ایک ایسے ملک میں جس پہ انڈیا ایکوزیشن لگاتا ہے کہ نہیں یہ تو گلوبل ایکسپورٹر آف ٹیررزم ہے، وہ گلوبل پیس بلڈنگ ایفرٹ کرتا ہوا جب نظر آ رہا ہوگا تو کتنا نقصان ہوا اس سے انڈین نیریٹو کو. ایک اور کروشل چیز یہ ہے کہ جس نور خان ایئر بیس کو ڈسٹرائے کرنے کی فیک نیوز وہ چلا رہے تھے، وہیں پہ جے ڈی وینس نے آج لینڈنگ کی اور وہیں پر ان کو ویلکم کیا، وہیں پہ ایرانین ڈیلیگیشن کو ویلکم کیا گیا. بہت بڑا میسج ہے یہ. جی خالد صاحب.
جو ہے خالد صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ میں خالد صاحب سے آپ کا سوال کرتا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں مزمل کہ یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ جو نور خان